इमेजिन कीजिए, एक ऐसा चेहरा जो आज दुनिया भर में टी-शर्ट्स, पोस्टर्स और कॉफी मग्स पर सबसे ज्यादा नजर आता है, लिटरली हर जगह। लेकिन क्या हम वाकई उस इंसान को जानते हैं जो इस मशहूर तस्वीर के पीछे था? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ मर्चेंडाइज और पॉप कल्चर से परे जाकर एर्नेस्टो गुएवारा की असल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी पक्षपात के हम सीधा ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करेंगे। देखिए, जब भी चे गुएवारा का नाम आता है ना, तो एक बहुत ही पोलराइजिंग सवाल उठता है। क्या वो एक महान क्रांतिकारी थे या फिर एक हिंसक आतंकवादी? कुछ लोग उन्हें एकदम मसीहा मानते हैं, तो कुछ एक क्रूर तानाशाह। हम यहाँ कोई जजमेंट पास नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम उन फैक्ट्स, पॉलिसीज और उनके उठाए गए कदमों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को आकार दिया। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम उनके शुरुआती जीवन से शुरू करेंगे, फिर उनकी वो मशहूर मोटरसाइकिल यात्रा, साम्राज्यवाद के खिलाफ उनका संघर्ष, क्यूबा की क्रांति, सत्ता में उनका समय, उनकी आखिरी लड़ाइयां और अंत में उनके ग्लोबल ब्रांड बनने तक का पूरा सफर देखेंगे। भाग 1, द फेस एवरीवन नोज, फ्रॉम अर्नेस्टो टू चे। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से, जहां 14 अप्रैल 1928 को एर्नेस्टो गुएवारा लिंच का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उनके परिवार में 6 पीढ़ियों तक ब्रिटिश और स्पेनिश वंशज थे। और ये जो चे शब्द है ना, ये दरअसल अर्जेंटीना का एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है दोस्त या यार। बचपन में सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया था, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि एक गजब का जुझारूपन दिया। उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया और फिजिकली बहुत एक्टिव रहे। यही जुझारूपन आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। भाग 2, अवेकनिंग, द मोटरसाइकिल जर्नी, 8000 किलोमीटर्स ऑन ला पोडेरोसा। अब हम उनके जीवन के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक मेडिकल स्टूडेंट अचानक सिस्टम का इतना बड़ा आलोचक कैसे बन गया? 1951 में उन्होंने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल ला पोडेरोसा पर 8000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, और इस सफर में उन्होंने जो देखा वो काफी डिस्टर्बिंग था। चिली में उन्होंने 10 साल के छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकी और ब्रिटिश स्वामित्व वाली कोयला खदानों में काम करते देखा। पेरू में केचुआ आदिवासियों को अपनी ही पुश्तैनी जमीन के लिए लड़ते देखा, और कोलंबिया में वहां उन्होंने ला वियोलेंसिया गृह युद्ध की तबाही देखी। पेरू के माचू पिच्चू में उनकी मुलाकात एक केचुआ किसान से हुई जिसने उनसे एक बहुत गहरी बात कही, हमारे पास खाने के लिए नहीं है लेकिन उनके पास तेल है। इस एक छोटे से वाक्य ने ना अर्नेस्टो के दिमाग में आर्थिक असमानता की एक बहुत ही साफ और कड़वी तस्वीर उकेर दी, और यहीं पर उनकी विचारधारा पूरी तरह से पलट गई। उनकी डायरी की ये लाइन देखिए, मैं अब सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, मुझे उस सिस्टम को बदलना होगा जो इन बीमारियों को पैदा करता है। ये लिटरली वो पल था जब एक डॉक्टर का दिमाग सिर्फ दवाइयों से हटकर उस पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने की तरफ मुड़ गया। भाग 3, एंटी एम्पीरियलिज्म एंड द रेवोल्यूशन, ग्वाटेमाला, मेक्सिको और क्यूबा। इसी नई सोच के साथ वो आगे बढ़े। 1953 के ग्वाटेमाला में उन्होंने जो देखा उसने उनकी सोच को और पक्का कर दिया। वहां के राष्ट्रपति जेकब आर्बेंज का डिक्री 900 एक भूमि सुधार कानून था जिसमें यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की 80,000 एकड़ जमीन गरीब किसानों में बांटी जानी चाहिए थी। लेकिन 1954 में CIA ने ऑपरेशन PBS सक्सेस के जरिए कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए इस लोकतांत्रिक सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। इस घटना ने चे को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि विदेशी कॉरपोरेट ताकतों के सामने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार तो संभव ही नहीं है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से तब सामने आती है जब हम क्यूबा के हालात देखते हैं। वहां फुलगेंसियो बैटिस्टा का शासन था। एक तरफ अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल था, माफिया कैसीनो चला रहे थे, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या थी? भयंकर गरीबी। कृषि मजदूर दिन में सिर्फ 25 सेंट कमाते थे और विरोध करने वालों को सीधा टॉर्चर या मार दिया जाता था। इसी बीच मेक्सिको में उनकी मुलाकात फिडेल कास्त्रो से हुई। 1956 में ग्रानमा नाव से वो क्यूबा पहुंचे। 82 क्रांतिकारी आए थे, लेकिन भारी हमले के बाद सिर्फ 12 लोग ही बचे। इन्हीं में से एक चे थे। 1958 में सेंटा क्लारा की लड़ाई सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां चे ने हथियारों से भरी एक ट्रेन को रोक दिया, और आखिरकार 1959 में बैटिस्टा देश छोड़कर भाग गया और हवाना पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया।
भाग 4 चे इन पावर पोस्ट रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स 1959 से 1965। अब क्रांति तो हो गई, लेकिन सरकार चलाना एक बिल्कुल अलग गेम है। 96% ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सरकार में आने के बाद 1961 में चे ने एक बहुत ही बड़े लेवल पर साक्षरता अभियान चलाया। करीब 7 लाख लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया गया और नतीजा, क्यूबा की साक्षरता दर 76% से सीधा 96% पर पहुंच गई। लेकिन अर्थशास्त्र के मामले में चीजें इतनी स्मूथ नहीं थीं। नेशनल बैंक के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने विदेशी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया और नोट्स पर सिर्फ चे साइन करना शुरू किया। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने एक समाजवादी आर्थिक मॉडल बनाने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि एक्सपीरियंस की कमी के कारण उनकी कई बड़ी योजनाएं फेल हो गईं। नीतियां बोल्ड जरूर थीं, पर नतीजे हमेशा उनके फेवर में नहीं रहे। भाग 5 द फाइनल बैटल्स, द पुश फॉर ग्लोबल रेवोल्यूशन। सत्ता में होने के बावजूद चे को लगा कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 1965 में वे वैश्विक क्रांति फैलाने के लिए कॉन्गो गए, लेकिन ये कैंपेन बुरी तरह फेल रहा। वजह कई सारी थीं। लोकल कमांडर्स के बीच आपस में ही लड़ाई थी। चे सिर्फ स्पेनिश बोलते थे, तो भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार थी। सैनिकों में कोई अनुशासन नहीं था, और तो और अमेरिका और बेल्जियम कॉन्गो सरकार का फुल सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद 1966 में वो लैटिन अमेरिका के दिल बोलेविया पहुंचे, लेकिन यहां तो हालात और भी खराब थे। उन्हें वहां के किसानों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। लोग उन्हें एकदम अजनबी मानते थे। CIA ने थर्मल इमेजिंग और स्पाई प्लेन से उन पर नजर रखी हुई थी। और सबसे बड़ा झटका था अंदरूनी धोखा। उनके ही पकड़े गए साथी रेगिस डिब्रे से मिली जानकारी ने उनकी लोकेशन का खुलासा कर दिया। 8 अक्टूबर 1967 को पैर में गोली लगने के बाद चे पकड़े गए और ठीक अगले दिन 9 अक्टूबर को ला हिग्वेरा में सार्जेंट मारियानो चावेज द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद उन्हें बहुत ही सीक्रेट तरीके से दफना दिया गया। भाग 6 लेगेसी, रेवोल्यूशनरी और ब्रांड, अ डेड मैन हु स्टिल लिव्स। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। मौत के करीब 30 साल बाद 1997 में DNA टेस्टिंग के जरिए उनके अवशेष खोजे गए। उन्हें वापस क्यूबा ले जाया गया और आज वे सांता क्लारा के एक मेमोरियल में रखे हुए हैं, जहां उनकी मशहूर बोलिवियन डायरी भी रखी है। और अब हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 5 मार्च 1960 को अल्बर्टो कोर्दा द्वारा खींची गई ये तस्वीर ग्यूरिलेरो हेरोइको आज दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली इमेज है। क्या ये एक गजब की विडंबना नहीं है कि जो इंसान पूंजीवाद का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो खुद सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है? लेकिन चे अपनी सोच पर जीवन भर अडिग रहे। उनका ये कोट देखिए, हमें दुनिया को बदलने के लिए नहीं बल्कि इसे बचाने के लिए लड़ना होगा। ये उनके पूरे जीवन के दर्शन को बहुत ही स्ट्रांगली सामने रखता है। तो सारे फैक्ट्स देखने के बाद सवाल यहीं आकर रुकता है, आज जो लोग उनकी टी-शर्ट पहनते हैं, क्या वे वाकई उनके क्रांतिकारी विचारों को समझते हैं या फिर चे गुएवारा आज सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बनकर रह गए हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।